क्या आपने सुना रिसेंट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर एनर्जी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2025 से 2026 के बीच 24,049 करोड़ की इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर एनर्जी में एक्सपेक्ट कर रहा है। अपनी रिसेंट बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें 2033 तक कम से कम 5 SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इंडिया में ही बनाने हैं, जो कि इकोनॉमिकली ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. ऊर्जा एनर्जी हमेशा से लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट रही है। स्टोन एज की इंसान ने दो रॉक्स को आपस में टकरा के हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, जिससे उन्होंने अपने फूड को कुक किया। जैसे जैसे इंसान का IQ बढ़ा, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, उसके साथ साथ इस ऊर्जा की मांग भी बढ़ी। उस टाइम पे जानवरों की एनर्जी, ह्यूमन की मसल पावर और आग को भी एक लिमिटेड तरीके से ही यूज किया जाता रहा। बट फास्ट फॉरवर्ड टू मॉडर्न वर्ल्ड, तुम्हारे फोन से लेकर सड़क पे चलती कार, उन सबको एनर्जी चाहिए। जैसे इंसान फूड की एनर्जी के बिना किसी काम का नहीं, उसी तरह ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई चीजें भी ऊर्जा के बिना बेकार हैं। क्या आपने कभी ठहर के सोचा है, सड़क पे चलती इलेक्ट्रिक कार, जो फोन आप यूज कर रहे हो और जो टीवी आप देख रहे हो, उसके एक एक पिक्सल को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। उस ऊर्जा के बिना वो बेजान है। क्या आपने सोचा कि एक टरबाइन के घूमने से आपके फोन के एक एक छोटे से पिक्सल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे आप घंटों तक वीडियोस देखते हो? इस एनर्जी को बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। और एनर्जी को प्रोड्यूस करना हमेशा सेफ नहीं होता। एनर्जी बहुत अलग अलग तरीकों से बनती है। जैसे फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली एनर्जी हमेशा सस्टेनेबल नहीं होती और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है। और आपको पता ही होगा कि हमारी दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। इसका ऑल्टरनेटिव साइंटिस्ट ने निकाला इन द फॉर्म ऑफ विंड पावर प्लांट्स एंड सोलर पावर प्लांट्स। बट इन दोनों की भी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, जो कि हमारी ह्यूज मॉडर्न पावर नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती। तब ह्यूमंस को कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत थी, जिससे हम कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, जिसके ऊपर रिसेंट बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ एलोकेट करने की बात की। For research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. अगर गवर्नमेंट किसी चीज पर 20,000 करोड़ लगा रही है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और ये न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है? What is न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो एटम के न्यूक्लियस से रिलीज होती है, जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर हमें ये एनर्जी मिलती कौन से एलिमेंट से है? न्यूक्लियर एनर्जी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ड्राइव किया जाता है, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये दोनों नेचर में खूब सारे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली भी बना लेते हैं। यूरेनियम को अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी मेड? न्यूक्लियर एनर्जी को दो तरीकों से बनाया जाता है। चलो इसका एक मेथड एक्सप्लेन करते हैं। सो द फर्स्ट मेथड दैट इज यूज्ड टू मेक न्यूक्लियर एनर्जी इज न्यूक्लियर फिजन। होता कुछ ऐसा है कि जब एक न्यूट्रॉन को बहुत तेज स्पीड से एक यूरेनियम के एटम से टकराते हैं, तो वो एटम दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। इस टक्कर की वजह से एक इमेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये तो हीट के फॉर्म में है, इसका यूज कैसे होगा? सिंपल, इस हीट से वाटर को बॉईल करके स्टीम बनाया जाता है। अब इस स्टीम का यूज करके एक टरबाइन को चलाया जाता है। ये टरबाइन एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड होती है। जब स्टीम से टरबाइन घूमता है, तो इसके साथ जुड़ा जनरेटर भी घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देन इसके आगे का जो प्रोसेस होता है, किन किन स्टेप से होकर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2023 से 2024 के बीच इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी का 2.6% न्यूक्लियर एनर्जी से बनाया गया, जिसको अभी रिसेंट बजट में 2050 तक 2.6% से 25% तक करने का प्लान है। क्या आपने सोचा है कि हमारा सूरज जो इतना बड़ा फायरवॉल है, उसे ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एटम से हीट जनरेट करते हैं, वैसे ही सन पर भी कुछ उसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत बड़े अमाउंट में होते रहते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे इमेंस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जनरेट होती है। और यही रिएक्शन सन पे हमेशा होते रहते हैं। और भी स्टार्स जो सेंचुरी से जल रहे हैं, वहाँ भी फ्यूजन ही हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। बट ये बहुत कॉस्टली होता है। पर ऐसा क्यों? एक 1100 मेगावाट का प्लांट $6 बिलियन से $9 बिलियन तक कॉस्ट कर सकता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की टोटल कॉस्ट कई फैक्टर से डिसाइड होती है, जैसे प्लांट का साइज या किस लोकेशन पर वो बनाया गया है, या उसकी फाइनेंसिंग कैसे हुई है। उसकी टोटल कॉस्ट में 30% तक का इंक्रीज हो सकता है उसकी फाइनेंसिंग की वजह से। इसमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, हैवी ड्यूटी स्टील और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स का यूज होता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिससे इंजीनियरिंग और डिजाइन की कॉस्ट
कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ऑन एवरेज ये टाइम 7 से 10 सालों का होता है, जिसमें कई बार डिलेज भी हो जाते हैं, जिससे फर्दर कॉस्ट में इंक्रीज आ जाता है। न्यूक्लियर प्लांट्स को स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर बनाया जाता है। इन प्लांट्स को एक्सीडेंट से बचाने के लिए रीइंफोर्समेंट कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और उन्हें एक रिडंडेंट कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत यूजफुल होने के साथ साथ पास्ट में कई डिजास्टर्स का भी बहुत बड़ा रीजन रही है। इन डिजास्टर्स की बात किए बिना वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी के भी 2 साइड्स हैं। ऐसा ही एक डिजास्टर सोवियत यूनियन में हुआ था। चेरनोबिल घटना इतिहास की सबसे भयंकर न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक थी, जो 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी, जो कि प्रीपियत यूक्रेन में था। उस समय ये जगह सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। एक लेट नाइट सेफ्टी टेस्ट के दौरान रिएक्टर 4 फट गया, जिससे एक मैसिव अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया। ये एक्सप्लोजन डिजाइन फ्लॉज और ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था, जो एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का कारण बना। इस हादसे के तुरंत बाद 2 प्लांट वर्कर्स तुरंत मारे गए और 28 लोग, मोस्टली फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस से कुछ ही हफ्ते में मारे गए। हजारों की तादाद में इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स डिजास्टर को कंट्रोल करने भेजे गए, पर उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई लोगों को भयंकर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ। सोवियत सरकार ने पहले डिजास्टर की सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब स्वीडन और अन्य यूरोपियन देशों में हाई रेडिएशन डिटेक्ट हुई, तब उन्हें सच बताना पड़ा। इस न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रीपेत और आसपास के इलाके से इवैक्यूएट करना पड़ा, जिससे ये शहर एक गोस्ट टाउन बन गया। आज भी चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के 30 किलोमीटर रेडियस में रेडिएशन होने के कारण लोग नहीं बच सकते। कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन और एनवायरनमेंट के नुकसान जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे गए, लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज रेडिएशन के बावजूद सर्वाइव और अडेप्ट कर रही हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर एनर्जी के गलत इस्तेमाल और सुरक्षा की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है। 2016 में एक बड़ा स्टील सार्कोफेगस, यानी कि एक तरीके का कवरिंग, रिएक्टर 4 के ऊपर इंस्टॉल किया गया, ताकि फर्दर रेडिएशन लीक्स रोके जा सकें। ये हादसा दुनिया भर के न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशंस को बदलने का कारण बना। आज चेरनोबिल एक साइंटिफिक रिसर्च का सेंटर है और एक डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन चुका है, जहां लोग हिस्ट्री की इस भयंकर घटना को समझने जाते हैं। अगला इंसिडेंट तो हमारे अपने देश का ही है, झारखंड, जो अपने यूरेनियम रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा रोज बढ़ रहा है। जादूगुड़ा, तुरामिदी और नरवा पहाड़ जैसे एरियाज में यूरेनियम माइनिंग होती है, जहाँ से रेडिएशन का एक्सपोजर लोगों को हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। ये एरियाज अब रेडिएशन से कंटेमिनेटेड हो गए हैं, जिसका असर लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी बड़ी बीमारियां वहाँ के लोगों में बढ़ गई हैं। बहुत सारे लोगों में लंग कैंसर, ल्यूकीमिया और स्किन कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं, जो कि रेडिएशन के डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स और जेनेटिक म्यूटेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब इस बात को दर्शाता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। लोकल कम्युनिटी को पता भी नहीं चल पाता कि कब और किस वक्त उनका हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा, और वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत लेट समझते हैं। इसके अलावा पानी और जमीन भी रेडिएशन से कंटेमिनेट हो चुके हैं, जिसका असर फार्मिंग और ड्रिंकिंग वाटर पर पड़ रहा है। जो लोग जमीन पर काम करते हैं, उनके खाद और पानी की क्वालिटी पहले से ही काफी अफेक्टेड हो गई है। आज भी वहाँ के लोगों को अच्छी ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और उन्हें अनसेफ वाटर पे रिलाई करना पड़ रहा है। ये सब चीजें वहाँ के एनवायरनमेंट और लोगों के डेली लाइफ को बहुत मुश्किल बना रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे और हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इंडिया में इंक्लिनेशन आ रहा है, और फ्यूचर में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश के लिमिटेड रिसोर्सेज बचाएंगे और देश की इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे और भारत इको फ्रेंडली बनेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारे देश के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए डू फॉलो फैक्ट्स फ्यूजन, कॉज वी आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स। जय हिंद, जय भारत।